Hello and welcome to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and in this video में हम बात करने वाले हैं about मुथूट फाइनेंस लिमिटेड. तो बेसिकली इन डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे अपने 5G पैरामीटर्स के बेसिस पे. इंडस्ट्री के बारे में भी जानेंगे एंड ये भी लास्ट में जानेंगे कि क्या रिस्क्स है एंड क्या मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है फॉर एंटायर FY24. तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट यूजफुल होगा. स्टार्ट करते हैं. पहले इन फर्स्ट वेरी बिगिनिंग स्टेप से जाते हैं कि बैंक वर्सेस NBFC अगर हम समझे कि क्या है. तो बैंक्स इज़ बेसिकली दीज आर मतलब फाइनेंशियल इंटरमीडिएट. दिस इज़ ऑथोराइज्ड बाय रेगुलेटर एंड लाइसेंस होता है इनके पास ऑपरेट करने का. वेयर एज NBFC जस्ट अ कंपनी विदाउट एनी मे बी लाइसेंस एट्सेट्रा which is operating under the Companies Act, whereas banks को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू होता है. डिमांड डिपॉजिट्स बैंक्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे सेविंग्स के डिपॉजिट्स हो गए वगैरह तो बैंक्स वो ले सकते हैं. वेयर टर्म डिपॉजिट्स वो सब तो बैंक्स लेते ही है. बट NBFC सेविंग्स डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, वो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स ले सकते हैं एंड उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो NBFCs को फुलफिल करने पड़ते हैं. देन उसके बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये बैंक्स के पास अवेलेबल है, NBFCs ये नहीं दे सकते. देन डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी के मतलब ये है कि अगर लेट्स से आपका सेविंग्स अमाउंट जो है वो है रफली 10 लाख रुपीज़ एंड मे बी लेट्स से कि अगर एक बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो आपका जो 5 लाख रुपीज़ तक का अमाउंट है वो आपको इंश्योरेंस के अंडर मिल सकता है. वेयर जो ऑन टॉप ऑफ दैट 5 लाख का था टोटल 10 लाख तो वो मे बी लॉस होगा. तो यहाँ पे ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, वेयर एज NBFCs के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है. लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस बैंक्स का रिलेटिवली स्ट्रिंजेंट होता है. डॉक्यूमेंटेशंस काफ़ी लगते हैं, सिबिल स्कोर एंड ऑल दैट, ये सब बैंक्स काफ़ी स्ट्रिंजेंटली देखते हैं. बट NBFCs के केस में क्या है कि दे जनरली वहाँ पे न्यू टू क्रेडिट लोगों को वो मतलब उनके साथ ही डील करते हैं एंड वहाँ पे थोड़ा एक नॉट सो स्ट्रिंजेंट लेवल पे वो जाके मे बी लोन एक्सटेंड भी कर सकते हैं. देन FDI अलाउंस इज 74% फॉर बैंक्स, 100% इज अलाउड इन NBFCs. क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी कि कितने पैसे एक क्रेडिट दिया, एक बैंक ने क्रेडिट दूसरे बैंक को, दूसरे बैंक ने तीसरे बैंक को. सो मनी क्रिएशन बैंक्स के पास काफ़ी ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है बट NBFCs लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है. देन अगर हम ओवरऑल एक NBFC का स्ट्रक्चर देखें कि एज ऑफ मार्च 2023 देयर आर 9443 NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI. अब उसका अगर हम एक टेबल बनाए कि सिटी वाइज एंड एसेट वाइज, सो मैंने आप एक अभी टेबल देख पा रहे होंगे, एक स्लाइड देख पा रहे होंगे. तो वहाँ पे सिटीज़ है इन अ कॉलम एंड नो एंड येस. नाउ दिस नो एंड येस इज फॉर एसेट साइज मोर देन 100 करोड़. तो अगर हम ये देखें कि एसेट साइज मोर देन 100 करोड़ तो नो पार्ट में, इसका मतलब एसेट साइज लेस देन 100 करोड़ ऐसी कितनी सब्सिडरीज मतलब कितनी NBFCs है, सॉरी कितनी NBFCs है. तो ये हम देख सकते हैं कि कोलकाता में 4000 है एंड टोटल ऐसी NBFCs है और मोर देन 8000. सो मेजर चंक इज लेस देन 100 करोड़ वाले एसेट साइज वाले. मोर देन 100 करोड़ एसेट साइज वाले हैं 1145 एंड उसको अगर हम ब्रेकअप करें कि उसमें भी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी कौन सी है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, कितने हैं बेसिकली, तो वो आते हैं रफली 1000 आर इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, 54 आर CIC. नाउ इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी क्या होता है कि ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेट्स से बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स में कुछ लिक्विड एसेट्स होते हैं इनके पास, वो इन्वेस्टमेंट करके रखा प्लस क्रेडिट भी दिया मतलब लोन भी दे रहे. तो ऐसी NBFCs कौन सी है, बजाज फाइनेंस इज अ ग्रेट एग्जांपल, श्रीराम फाइनेंस इज अ ग्रेट एग्जांपल. तो ये NBFCs है. देन इसमें भी ब्रेकअप करके आते हैं कि NBFC जो डिपॉजिट टेकिंग होती है, NBFC जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है एंड NBFC इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग बट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट. नाउ NBFC डिपॉजिट टेकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी कौन सी है, बजाज फाइनेंस. NBFC नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी कौन सी है, मुथूट फाइनेंस. सो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस लाई करता है. लाइक मुथूट फाइनेंस
लोन लेता है फ्रॉम बैंक्स, बट मतलब वो डायरेक्टली डिपॉजिट्स कस्टमर्स एट पब्लिक एट लार्ज से कस्टमर्स नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। सो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। नाउ टॉप आईसीसी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज इन इंडिया कौन सी है? तो श्रीराम फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस है, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, मुथूट कैपिटल सर्विसेज। नाउ दिस इज नॉट मुथूट फाइनेंस, बट दिस इज पार्ट ऑफ मतलब अनदर ही है, ये मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड है, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। अरमान इज अगेन माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो मोस्टली टू व्हीलर्स एंड अदर व्हीकल रिलेटेड भी फाइनेंसिंग करती है। This is again a fastest growing, one of the fastest growing NBFCs. Then deposit taking companies have a upper hand over non-deposit taking companies. Why? Because उनको कैपिटल जो है ना, NBFCs को मेन रिक्वायरमेंट क्या है? कैपिटल। तो जितना सस्ते में उनको कैपिटल मिल सकता है, बिकॉज पब्लिक एट लार्ज दे कैन ऑब्टेन कैपिटल इज रिलेटिवली लोअर रिटर्न, वो रिटेल होता है, राइट। सो रिटेल अगर कैपिटल उनको सस्ते में मिल सकता है, सो दे कैन प्लाव इट बैक एट हायर यील्ड, सो वहाँ पे वो नेम्स जनरेट कर सकते हैं। देन ICC हैज़ अपर हैंड ओवर CIC, बिकॉज वो क्रेडिट क्रिएशन में लोन देते हैं। तो बिकॉज CIC जस्ट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो जस्ट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं, जस्ट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो अगर हमें ये देखना है कि पोटेंशियल मतलब इन्वेस्टर्स को कौन से NBFCs में ज़्यादा देखना चाहिए, तो वो NBFCs होनी चाहिए डिपॉजिट टेकिंग NBFCs एंड इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। तो ऐसी NBFCs ने हमें टारगेट करना चाहिए। नाउ मुथूट फाइनेंस कौन सी है? तो मुथूट फाइनेंस इज अ इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी एंड इट इज़ अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। तो ये बात हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश कर ली। देन NBFC का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो ये कैसे वर्क करता है, तो जनरली दे रेज फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स, डिपॉजिट से, टर्म डिपॉजिट से, स्पेशली सेविंग्स तो मतलब होता नहीं है जनरली, टर्म डिपॉजिट से ये फंड्स रेज करते हैं। देन NCDs, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स एंड कमर्शियल पेपर से ये फंड्स रेज करते हैं। इवन दे बोरो फ्रॉम बैंक्स, बेसिकली NBFCs बैंक से भी काफ़ी बोरो करती है। सो अगर आपने बैंक का एसेट मिक्स देखा, वहाँ पे होलसेल बोरोइंग आपको दिखेगा, तो मोस्टली ये NBFCs को ही पैसे ये लेंड किए होते हैं। देन NBFCs आके लेंड करती है जो पीपल न्यू टू क्रेडिट होते हैं एंड दोज हु आर फेसिंग डिफिकल्टी इन एक्सेस टू क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, बिकॉज बैंक्स का डॉक्यूमेंटेशंस काफ़ी स्ट्रिंजेंट होता है। तो इसी की वजह से NBFCs के तरफ काफ़ी, इसीलिए दैट इज़ वाई NBFCs आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, राइट। देन अगर हम सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन देखें, NBFCs कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो एक आता है इनका नेट इंटरेस्ट इनकम, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट मतलब कॉम्पोजिशन है होता है इसका। फीस एंड सर्विसेज इनकम होता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम होता है फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट्स। देन उसके बाद अगर हम अब मुथूट ग्रुप एंड सब्सिडरीज पे आते हैं, सो मुथूट, ये तो हमने बातें कर ली कि कैसे NBFCs का स्ट्रक्चर होता है एंड कैसे मुथूट इसमें कहाँ पे फिट होता है, तो ये हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अब मुथूट ग्रुप एंड इट सब्सिडरीज अगर हम देखें, तो मुथूट ग्रुप में सबसे मेन जो कंपनी है वो है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, जो स्टैंड अलोन बिजनेस इनका गोल्ड फाइनेंसिंग में है। तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी। अब इसके बाकी सब्सिडरीज भी है, जैसे मुथूट होम फिन इंडिया हो गया, दिस इज इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पे 100% स्टेक है। देन बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, जहाँ पे 56.97% स्टेक है, दिस इज इनटू माइक्रो फाइनेंस। देन मुथूट मनी लिमिटेड है, दिस इज व्हीकल फाइनेंसिंग। एशिया एसेट PLC, दिस इज सम लिस्टेड कंपनी इन श्रीलंका। ये भी एक NBFC है, जहाँ पे इनका 73% अप्रॉक्स स्टेक है मुथूट फाइनेंस का। देन मुथूट इंश्योरेंस एंड ब्रोकर्स भी एक कंपनी है, मुथूट एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मुथूट ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो दिस इज अ मुथूट ग्रुप। अब ये चलाते कौन है? दिस इज अगेन मुथूट पीपल, आप देख सकते हो, बट द मेन पर्सन इज जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इज रनिंग द बिजनेस ऑफ मुथूट फाइनेंस। एंड अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम बात करें, सो इंडियन प्रोमोटर्स का बैलेंस ही रहा है, शेयर होल्डिंग मतलब सेम ही रहा है। लॉन्ग टर्म भी अगर हम देखें तो 73% प्रोमोटर का है फॉर ऑन अ कंसिस्टेंटली बेसिस। देन अगर हम मार्केट पेनिट्रेशन एंड स्नैपशॉट अगर हम देखें, तो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस, जैसे कि हमने बोला कि एंड वी नो लाइक मुथूट फाइनेंस इज मेनली अ गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी एंड दिस कंपनी हेल्स फ्रॉम साउथ इंडिया एंड देयरबाय इनका प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है इन सदर्न रीजन। अभी आगे हम देखेंगे कि कितने ब्रांचेस इनके हैं इन साउथ इंडिया एंड दे आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस माइक्रो फाइनेंस। हमने देखा कि इनके कितने सब्सिडरीज हैं एंड कहाँ पे इनका प्रेजेंस है। तो माइक्रो फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस मतलब रिलेटेड एंड एसेट मैनेजमेंट।
एंड इट इज़ द लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंसिंग प्लेयर इन इंडिया। देन अगर हम इनके टोटल ब्रांचेस देखें इंक्लूडिंग सब्सिडरीज एंड ऑल, अगर हम टोटल ब्रांचेस देखें तो एज ऑफ Q1 FY24 एक सारी डिटेल्स है, तो 5897 इनके टोटल ब्रांचेस हैं। देन ओवरऑल एसेट साइज अगर हम देखें, AUM अगर हम देखें तो वो आता है 76,799 करोड़ रुपीज़, एंड इनके एम्प्लॉयज़ है 27,701। एवरेज गोल्ड लोन इन्होंने पर ब्रांच एवरेज गोल्ड लोन कितना दिया है, तो डेट इज़ 14 करोड़, एंड इनके ब्रांचेस है रफली 5,800 ऑड करोड़, एंड एवरेज एक ब्रांच से लोन जाता है 14 करोड़। एंड कितना टनेज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी है इनके पास ना, यहाँ पे जनरली जो गोल्ड फाइनेंसिंग ये करते हैं एज अ सिक्योरिटी गोल्ड इनके पास एज अ सिक्योरिटी ये रखते हैं, तो ऐसा कितना टन्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड इनके पास है, तो डेट इज़ 182 टन्स, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट मुथूट फाइनेंस जो है इसका दे आर एबल टू रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट एट अ रेट ऑफ रफली 7 to 9%। नाउ ये क्यों है, बिकॉज एक स्टेबल क्रेडिट रेटिंग मतलब क्रेडिट रेटिंग भी ये एंजॉय करते हैं, प्लस ALM भी, ये ALM का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले होता है यहाँ पे, आगे हम देखेंगे, आगे हम स्टडी करेंगे वो भी। देन दे रेज फंड्स फ्रॉम NCDs, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, देन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल पेपर्स। जनरली इनका रेट रहा है एट 7 to 9% का बोरोइंग का, एंड लेंड किस रेट पे करते हैं, दे लेंड एट 17 to 18% एवरेज जो यील्ड है इनका लेंडिंग का। सो 17 to 18% ये कमा रहे वर्सेस 7 to 9% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, तो डिफरेंस 10% इज द स्प्रेड दे एंजॉय। एंड कहाँ पे ये फंड्स इन्होंने दिए हैं, तो मोर देन 95% ऑफ देयर AUM इज डिप्लॉयड इन गोल्ड फाइनेंसिंग, तो इट इज़ अ प्योरली गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी। दो इनके बाकी भी सेगमेंट्स हैं, तो वो भी एक मतलब वो भी ग्रो कर रहे हैं अच्छे से, बट प्योरली स्टिल इट इज़ अ गोल्ड फाइनेंसिंग बिजनेस। देन अगर हम ग्रुप AUM एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें, तो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो ग्रुप का अगर हम देखें तो पहले तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे आप देख सकते हो कि 5 ईयर कैगर जो है वो 16.7% रहा है। एंड वेर एज मुथूट होमफिन, दिस इज अफोर्डेबल फाइनेंसिंग कंपनी, इसका कुछ खास कैगर रहा नहीं है, बट बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस, एंड यहाँ पे कंपनीज के प्लान्स भी है, आगे जाके हम वो भी बात करेंगे क्या गाइडेंस कंपनी ने दिया है फॉर FY24 एंड फॉर अदर ईयर्स। सो 40% का कैगर बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस ने एंजॉय किया है। देन प्रॉफिटेबिलिटी की टर्म्स में भी सबसे ज़्यादा कैगर बेलस्टार ने ही दिया है। सो बेसिकली दे आर इनटू माइक्रो फाइनेंसिंग लेंडिंग। देन ये तो हमने बात कर ली कि ग्रुप का कैसा रहा है ओवरऑल ग्रोथ। देन थोड़े एक चेन ऑफ इवेंट्स अब हम समझ लेते हैं कि सपोज एक पर्सन है, उनके पास 100 रुपीज़ है, ही हैज़ 100 रुपीज़ ऑफ गोल्ड एसेट विथ हिम, एंड ही वांट्स टू pledge it and obtain a loan via that asset। तो सपोज ही गोज टू मुथूट फाइनेंस एंड बट उनको जो 100 रुपीज़ का एसेट है उसके बदले 75 रुपीज़ का ही लोन मिलेगा। क्यों? बिकॉज RBI ने कैपिंग लगा दिया है ऑफ लोन टू वैल्यू रेशियो। तो 100 रुपीज़ का अगर एसेट है उसके अगेंस्ट 75 रुपीज़ का लोन मिलेगा आपको, 25% का वो मार्जिन रखना ही पड़ेगा। दिस इज RBI रेगुलेशंस। अब ये क्यों लाया गया है? बिकॉज अर्लियर इन 2013 गोल्ड प्राइस क्रैश हुआ था, राइट। आप एक अभी चार्ट भी देख पा रहे होंगे, इन 2013 के आसपास गोल्ड प्राइस थोड़ा एक क्रैश हुआ था। दिस वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ US रिकवरिंग फ्रॉम 2008 रिसेशन, एंड उसके बाद एक फ्लाइट ऑफ कैपिटल थोड़ा बहुत देखा गया था फ्रॉम गोल्ड टू अदर एसेट क्लासेस। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत ये मेजर इम्पैक्ट था, मतलब ये मेजर एक ट्रिगर था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि गोल्ड प्राइसेस डिक्लाइन हो गए। तो इसके बाद जो बोरोवर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर गोल्ड प्राइसेस वैल्यू ऑफ लोन से कम है तो हम क्यों ही अपना गोल्ड छुड़ाएं, एंड वाई शुड आई इवन रिपे द लोन। तो इसी की वजह से RBI ने वो कैप लगा दिया दैट यू हैव टू मेंटेन अ 25% का गैप इन व्हाट यूर लेंडिंग वर्सेस व्हाट द वैल्यू ऑफ द गोल्ड इज। तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स था, तो ये भी हमने समझ लिया। अब हम तो बात करते हैं कि ओवरऑल बोरोइंग इनका मिक्स कैसा है। तो बोरोइंग मिक्स एज आई सेड कि दे बोरो एट 7 to 9% फ्रॉम द मार्केट्स, एंड आप देख सकते हो एज ऑफ Q1 FY24 इनका टोटल लाइबिलिटी मिक्स कंसिस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम सिक्योर्ड NCDs दैट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स। सो रफली 60% बोरोइंग्स इज फ्रॉम बैंक्स एंड 25% इज थ्रू NCDs।
तो दिस इज़ अ मेजर चंक फ्रॉम विच दे आर बोरिंग. देन अगर हम इनका AUM मिक्स देखें, स्टैंड अलोन AUM मिक्स अगर हम देखें, तो गोल्ड लोन जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो 97.6% है. एंड जो अदर लोन्स है मतलब वो भी काफ़ी रोबस्टली बढ़ रहे हैं. जहाँ पे बिजनेस लोन्स, पर्सनल फाइनेंस लोन्स काफ़ी है, तो दैट इज़ 2.4% एज ऑफ Q1 FY24. बट स्टिल इट्स अ गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी, जहाँ पे मतलब अगर ग्रोथ गाइडेंस अगर हमें देखना है तो गोल्ड फाइनेंसिंग रिलेटेड ही देखना है. देन एक इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस ये भी है कि क्यों मुथूट फाइनेंस इज़ अ रिलेटिवली लेसर रिस्की प्रोपोजिशन एज कम्पेयर टू अदर NBFCs. तो अभी एक आप एक टेबल देख पा रहे होंगे. तो यहाँ पे लेंडर्स एंड बोरोवर्स पर्सपेक्टिव वी हैव ट्राई टू कैप्चर कि सपोज अभी गोल्ड लोन एसेट्स जो है करंटली मुथूट फाइनेंस के पास गोल्ड लोन एसेट्स इज 660 बिलियन रुपीज़. ओके. एंड हमने बात की थी इनका करंटली टनेज कितना है इनके पास. सो दैट इज 182 टन्स ऑफ ज्वेलरी एज अ सिक्योरिटी दे हैव विद देम. देन गोल्ड प्राइस पर ग्राम अगर हम ले ले तो रफली 5318 का गोल्ड प्राइस पर ग्राम है. तो अगर हम इस सबको मल्टीप्लाई कर ले, राइट, तो हमें मार्केट प्राइस ऑफ दैट गोल्ड कंटेंट निकल के आता है 968 बिलियन रुपीज़, राइट. 182 इंटू 5318, 968 बिलियन रुपीज़ का गोल्ड प्राइस मार्केट वैल्यूएशन ऑफ दैट 182 टन्स का निकल के आता है. नाउ इफ वी कंपेयर दिस 968 टू 660, तो यहाँ पे गैप इज 32%. नाउ यह इसी की वजह से क्या होता है कि मुथूट फाइनेंस कभी भी जाके अगर लेट से कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट भी कर दिया, उसका गोल्ड अगर वो नहीं भी दे पाया लोन के प्रोसीड्स, सो मुथूट फाइनेंस कैन एनी टाइम गो एंड सेल द गोल्ड एंड रिकवर द मनी. सो यहाँ पे गैप भी बहुत ज़्यादा है. सो रिलेटिवली इट इज़ अ वेरी लेस रिस्की बेट एज अ कंपनी एज होल. बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी है. सो आप वैसे भी देख सकते हो कि ओवर द ईयर्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनका बड़ा है फ्रॉम 28% टू 37% ऑफ FY23. एंड मतलब दे कैन ईजिली सेल द गोल्ड एंड प्रिंसिपल वो रिकवर भी कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम ये तो हो गया लेंडर्स का पर्सपेक्टिव ना. बोरोवर्स का पर्सपेक्टिव क्या है? तो बोरोवर्स का पर्सपेक्टिव ये है कि अगर ये 968 हमने देख रहे हैं एज ऑफ Q1 FY24 मार्केट प्राइस है, 968 को अगर हम 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज एडिशनल मेकिंग चार्जेस, जो अगर हम 20% का मेकिंग चार्जेस यहाँ पे पकड़ रहे हैं, तो 1.2 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो अमाउंट निकल के आता है 1161 बिलियन रुपीज़. नाउ ये अमाउंट माइनस द गोल्ड लोन अमाउंट 660 डिवाइडेड बाय 1161, दैट जो गैप आता है दैट इज 43%. दिस इज अ स्किन इन द गेम ऑफ द बोरोवर. मतलब बोरोवर ने 43% का कंट्रीब्यूशन वो गोल्ड बाइंग में गोल्ड के अमाउंट में कंट्रीब्यूट किया है. ना अगर इतना बड़ा अमाउंट बायर कंट्रीब्यूट कर रहा है, बोरोवर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका खुद का, तो डेफिनेटली ही वो यही चाहेगा कि वो छुड़वा ही ले ले वो गोल्ड उससे. एंड प्लस एप्रिसिएशन उसको गोल्ड का वैसे भी मिलेगा. सो अगेन ये भी एक दिखाता है कि बोरोवर खुद ही आके गोल्ड का जो प्रोसीड्स है, लोन का प्रोसीड्स है, वो रिपे कर देगा एंड ही विल गेट जस्ट टू गेट बैक हिज गोल्ड एसेट. तो अगेन दिस ऑल्सो मेक्स मुथूट फाइनेंस का बिजनेस रिलेटिवली वेरी लेस रिस्की एज कम्पेयर टू अदर NBFCs, बिकॉज सिक्योरिटी है इनके पास. गोल्ड एज एन एसेट क्लास जहाँ पे वैल्यूएशंस उसके गोल्ड के अलग से ही है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ग्लोबल गोल्ड डिमांड की अगर हम बात करें, सो ग्लोबल गोल्ड डिमांड फ्रॉम 2010 2022 काफ़ी मतलब 4000 टन्स के अबाव ही रहा है. 4000 करंटली 2022 में आप देख सकते हो कि 4754.5 टन्स का ग्लोबल गोल्ड कंजम्पशन हुआ है. आउट ऑफ दिस ग्लोबल गोल्ड कंजम्पशन फॉर 4700 ऑड करोड्स टन्स, उसमें से 2086.2 टन्स का डिमांड आया था फ्रॉम ज्वेलरी कंजम्पशन, राइट. 50% ऑफ हम पकड़ सकते हैं कि 50% ऑफ दिस ग्लोबल गोल्ड डिमांड कम्स फ्रॉम ज्वेलरी सेल्स. बाकी बार्स जो मतलब बार्स होते हैं, गोल्ड बार्स, कॉइन्स वगैरह हो गए, तो वो वहाँ से डिमांड आता है. नाउ आउट ऑफ दिस 2086 टन्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी डिमांड, उसमें से भी 600 टन्स डिमांड इज फ्रॉम इंडिया एंड अनदर 600 टन्स डिमांड इज फ्रॉम चाइना. तो 50% ऑफ द ज्वेलरी डिमांड कम्स फ्रॉम टू मेजर प्लेयर्स एंटायर कंट्री में, एंटायर वर्ल्ड में.
600 टन्स फ्रॉम इंडिया एंड रफली 600 टन्स फ्रॉम चाइना। आप अभी देख सकते हो कि चार्ट भी देख सकते हो यहाँ पे कि इंडिया का फ्रॉम 2010 से लेकर 2022 तक गोल्ड डिमांड एवरी ईयर 600 टन्स के अबव रहा है, एंड चाइना का भी रफली 600 टन्स एवरेज बेसिस पे हम पकड़ सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखें कि गोल्ड एंड इट्स लेंडिंग के बारे में अगर हम बात करें, गोल्ड होल्डिंग ट्रेंड क्या है इंडिया में, इंडियन हाउस होल्ड्स के पास कितना सोना है, तो FY 2009 में 17,000 टन्स का सोना था, जो कि बढ़कर हो चुका है 27,000 टन्स। एंड ये बढ़ता ही जा रहा है, राइट, बिकॉज इंडियंस आर क्रेजी फॉर गोल्ड। प्लस अगर हम ये गोल्ड लोन पेनिट्रेशन के टर्म्स में अगर हम बात करें, सो गोल्ड लोन पेनिट्रेशन करेंटली स्टैंड्स एट 7%। मतलब जितना बड़ा सोना है, मतलब जितना सोना है उसमें से 7% ही गोल्ड लोन का पेनिट्रेशन है। देन इस इंडस्ट्री में भी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड का भी थोड़ा रोल है, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड जो सेगमेंट है वो रफली मतलब वो लेंड करते हैं एट हायर LTV रेशियोज। लाइक अगर आपका गोल्ड का वैल्यू है 100 रुपीज़ तो वो आपको 90 रुपीज़ का, मतलब दे डोंट फॉलो RBI रेगुलेशंस, राइट, मतलब थोड़ा एक अनऑर्गेनाइज सेगमेंट भी इंडिया में ऑपरेट करता है, तो वो एट हायर इंटरेस्ट रेट भी लेंड करेंगे, एट हाई अमाउंट भी देंगे आपको, एंड प्लस डॉक्यूमेंटेशंस भी वहाँ पे कम होते हैं, वहाँ पे कुछ सिविल स्कोर वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, KYC कुछ होता नहीं है, तो रिलेटिवली न्यू टू क्रेडिट पीपल जो है जिनको नीड है ऑफ फंडिंग, तो वो अगेन अनऑर्गेनाइज के पास जाते हैं। तो ये बट ओवर द इयर्स ऑर्गेनाइज्ड गाइज आर गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज, लाइक दे आर स्नैचिंग मार्केट शेयर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। देन उसके बाद अगर हम एक ओवरऑल ये समझे कि अपॉर्चुनिटी साइज कितना है मुथूट फाइनेंस के पास, राइट, मुथूट फाइनेंस के पास कितना ये आगे जा सकते हैं, कितना बढ़ सकते हैं आगे ना। ओवरऑल हाउस होल्ड गोल्ड विद इंडियंस हमने देखा कि 27,000 टन्स का था। देन एस्टिमेटेड शेयर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इन इंडिया आउट ऑफ ओवरऑल हाउस होल्ड गोल्ड इज 65%। गोल्ड ज्वेलरी की बात हो रही है, आउट ऑफ हाउस होल्ड गोल्ड, दैट इज 65% का रेशियो है ना। ओवरऑल हाउस होल्ड ज्वेलरी देन कम्स आउट टू बी 17,550 टन्स। देन करंट गोल्ड प्राइस पर ग्राम अगर हम 6,000 पर ग्राम भी अगर हम कंसिडर करें, तो ओवरऑल एस्टिमेटेड वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी जो आता है इंडिया में, दैट इज 105 ट्रिलियन रुपीज़, राइट, 105 ट्रिलियन रुपीज़। इसमें से भी जो प्रिस्क्राइब्ड RBI के हिसाब से जो प्रिस्क्राइब्ड हमने पढ़ा कि LTV रेशियो जो है कितना ये मतलब अगर 105 ट्रिलियन रुपीज़ का गोल्ड वैल्यूएशन है तो उसमें से भी 75% ही ये लोन दे सकते हैं। सो इंडस्ट्री फॉर मुथूट लिमिट्स एट 75% ऑफ दिस 105, सो दैट कम्स आउट टू बी 79 ट्रिलियन रुपीज़। Then pledged percentage of overall household gold in India is 20%. Then overall tapped opportunity in terms of gold lending is roughly 16 comes out to be 16 trillion rupees. Then organized segment का lending is 35%. So इसी का आंसर लेकर आता है 6 ट्रिलियन रुपीज़ का इस ऑर्गेनाइज्ड एस्टिमेटेड ऑर्गेनाइज्ड अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे प्लेयर्स लाइक मुथूट एंड अदर गाइज ऑपरेट। Now यहाँ पे AUM as of FY 23 of Muthoot Finance is roughly 61,875 crores गोल्ड का ओवरऑल AUM। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें कि यहाँ पे मार्केट शेयर मुथूट का निकल कर आता है 10%। तो दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज इंडिकेटिव एनालिसिस, बट ये हमें बताता है कि मुथूट के पास आगे जाके भी कितनी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। नाउ एक क्वेश्चन ये भी होता है यहाँ पे कि वाई गोल्ड लोन फाइनेंसिंग, राइट। सो गोल्ड लोन फाइनेंसिंग क्यों, बिकॉज देर आर अदर ऑप्शन। सो पहला क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं यहाँ पे कि वाई वुड वन गो फॉर गोल्ड लोन फ्रॉम NBFCs रादर देन फ्रॉम बैंक्स। तो मुथूट फाइनेंस का एक जोग्राफिकल रीच भी है, काफ़ी अच्छा एक ब्रांड इमेज भी इन्होंने अपना बनाया है। लोन प्रोसेसिंग NBFCs में काफ़ी मतलब फास्टर होता है। हमने वो भी पढ़ा कि बैंक्स का एक स्ट्रिंजेंट अप्रोच होता है, वेरेज NBFCs इज जनरली कैटर टू न्यू टू क्रेडिट पीपल। तो वो एक फैक्टर आ जाता है कि बैंक्स जनरली ज़्यादा टाइम लगाते हैं, सो न्यू टू क्रेडिट पीपल जनरली NBFCs के पास से जनरली लोन लेके दे मतलब स्टार्ट। बट उसके अलावा जनरली NBFCs ऑल्सो टैप इनटू अनऑर्गेनाइज सेगमेंट, मतलब जहाँ पे बैंक्स का ज़्यादा रीच नहीं है, तो वहाँ से भी इनको ग्रोथ आ सकता है। देन अनदर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई वुड वन गो फॉर गोल्ड लोन व्हेन देर आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल सच एज पर्सनल फाइनेंस लोन, और पर्सनल फाइनेंस लोन्स अवेलेबल है, बाकी बिजनेस लोन्स अवेलेबल है, तो वो क्यों जाएंगे लोग। तो पर्सनल फाइनेंस लोन्स अगेन रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन, तो सिविल स्कोर होना चाहिए। बट अगर एक न्यू टू क्रेडिट पर्सन है तो उसको अगेन फंडिंग चाहिए, तो मे बी उसको हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। तो अगेन एक सिक्योर्ड लेंडिंग के तौर पे गोल्ड लोन ही देखा जाता है।
तो वो एक फैक्टर है। एंड रूरल अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम देखें तो रूरल में 65% ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी पार्ट कम्स फ्रॉम रूरल इंडिया, तो वहाँ पे ज़्यादा गोल्ड स्टॉक है कंट्री में, तो वहाँ पे मुथूट भी काफ़ी एग्रेसिवली अपना रीच बना रहा है। सो अगेन दिस इज़ अनदर फैक्टर। एंड अगेन न्यू टू क्रेडिट पीपल की हमने तो बात कर ही ली है। सो दिस इज़ अनदर फैक्टर। देन उसके बाद अगर हम मार्केट शेयर एनालिसिस देखें कि कैसा रेशियोज़ हैं, तो बैंक्स वर्सेस एनबीएफसीज का मार्केट शेयर ये सेगमेंट में, गोल्ड लेंडिंग सेगमेंट में कम्स आउट टू बी 80:20%। देन सो मतलब 80% इज बैंक्स एंड 20% एन बी एफ सीज। देन मार्केट शेयर अमंग एन बी एफ सीज के विद इन अगर हम मार्केट शेयर देखें तो वो है 46% ऑफ मुथूट फाइनेंस, 16% ऑफ मन्नपुरम फाइनेंस, मुथूट फिनकॉर्प इज 15% एंड आईएफएल फाइनेंस इज 13%। मुथूट फाइनेंस अभी भी एक मार्केट लीडर है अमंग द एनबीएफसी स्पेस। बट यहाँ पे अभी मतलब एक एनालिसिस हमने ये किया है कि यहाँ पे अभी देखने में क्या आ रहा है कि जो मुथूट फाइनेंस का एक ट्रेंड था ग्रोथ का फ्रॉम FY16 में भी FY15 टू प्री कोविड, तो वो वहाँ पे अभी बैंक्स भी ज़्यादा कंपटीशन में आ रहे। तो हम आप अभी एक चार्ट भी देख पा रहे होंगे जहाँ पे गोल्ड AUM ऑफ टॉप लार्ज एंड मिड कैप बैंक्स का चार्ट है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड लोन AUM है कैनरा बैंक का, मोर देन 1,29,800। नाउ दिस अमाउंट ऑल्सो इंक्लूड जो एग्री रिलेटेड गोल्ड लोन्स, मतलब जो लेंडिंग होता है नॉन प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी वगैरह सेगमेंट में, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन जो बैंक्स डिस्क्लोज करती है, जितना मतलब बैंक्स डिस्क्लोज कर पाते हैं उतना यहाँ पे डेटा है। देन कैनरा बैंक का सबसे ज़्यादा है एंड सेकंड कम्स मुथूट फाइनेंस। 66,000 करोड़ का Q1 FY24 का ये नंबर है। एंड देन मन्नपुरम रैंक्स 8th इन दिस रैंक एज कम्पेयर, मतलब रिलेट टेंटेटिव बेसिस पे अगर हम ये एनालिसिस करें। नाउ एक टेबल आप अभी देख पा रहे होंगे कि फ्रॉम FY20 से लेकर FY23 तक जो CAGR रहा है ऑफ बैंक्स का इन गोल्ड लेंडिंग, एंड वही अगर हम मुथूट का CAGR कंपेयर करें तो मुथूट का काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू बैंक्स। अब ऑफ कोर्स ये बेस इफेक्ट का भी एक इम्पैक्ट हो सकता है, बट बैंक्स हैव स्टार्टेड लेंडिंग एग्रेसिवली बिकॉज उनको सिक्योरिटी लेंडिंग, मतलब सिक्योर्ड लेंडिंग अगर हम ये बात करें तो वो एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको वहाँ पे दिख रहा है। एंड इसी के बिकॉज कोविड में एनपीएस का भी प्रॉब्लम था थोड़ा, तो इसी की वजह से बैंक्स ने सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ शिफ्ट करना चाहा, एंड दैट इज़ वाई गोल्ड लेंडिंग एज अपॉर्चुनिटी दे हैव टैप्ड मोर। एंड इसी की वजह से आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे बैंक्स का, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, बैंक ऑफ इंडिया का कैगार फ्रॉम FY20 टू FY23, दैट इज़ प्री कोविड टू FY23 पोस्ट कोविड अगर हम देखें, सो दिस इज़ रोबस्ट। वेराज मुथूट फाइनेंस स्टैंड्स एट 15% एंड मन्नपुरम एट 5.2%। सो ये थोड़ा इनको कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी मुथूट फाइनेंस के लिए बड़ी थी बड़ी है बेसिकली आफ्टर कोविड बिकॉज ऑफ बैंक्स एंटरिंग इनटू दिस स्पेस। देन उसके बाद अगर हम इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस देखें, सो ओवर द ईयर्स फ्रॉम FY12 टू FY23 नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है बाय रफली 11% कैगार, एंड प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट भी सिमिलर रेंज में बढ़ा है। आप देख सकते हो फ्रॉम 1,342 टू 4,552 एज ऑफ FY23। देन उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है फ्रॉम 892 करोड़ टू 3,474 करोड़ एज ऑफ FY23। तो ये भी सिमिलर रेंज में बढ़े बिकॉज गोल्ड AUM बढ़ रहा है एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स ओवर द ईयर्स, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम हैज इंक्रीज, सो सिमिलर लाइन से पैट हैज इंक्रीज। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें टोटल स्टैंड अलोन AUM ऑफ मुथूट फाइनेंस का कितना ग्रोथ रहा है, सो दैट इज 8.9%। एंड एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री, एज कम्पेयर टू द बैंक्स, ये नंबर थोड़ा छोटा है। दिस इज़ प्राइमरीली बिकॉज हम आगे बात करेंगे कि ब्रांचेस का भी एक रोल यहाँ पे आता है कि कितने ब्रांचेस एक्सपैंड कर रहे हैं। देन एम्प्लॉयज़ प्लस मतलब थोड़ा ब्रांचेस का मैं आपको फ्लेवर दूंगा आगे। देन गोल्ड लोन AUM की अगर हम बात करें, सो ये पहला तो था, सो एज ऑफ FY23 63,210 ये टोटल स्टैंड अलोन AUM है ना, उसमें से 61,875 करोड़ जो है दैट इज गोल्ड AUM ना, वो बढ़ा है बाय 8.8% CAGR। वेरएज जो बैलेंस AUM है दैट कंप्राइज ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस लोन्स, तो वो बढ़ा है 16% CAGR। ऑब्वियसली लाइक लो बेस बट काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पे दिखी है। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन देखें कि AUM मिक्स का डाइवर्सिफिकेशन बाय ज्योग्राफी कैसा है, तो ओवर द ईयर्स ये डाइवर्सिफिकेशन
का मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाई हुआ है इनका AUM ओवर द ईयर्स। जो 75% फ्रॉम साउथ था, तो अभी मोर लेस देन 50% है, 48% है एज ऑफ Q1 FY24, एंड 23% ऑफ द AUM इज़ फ्रॉम नॉर्थ, 19% इज़ फ्रॉम वेस्ट एंड 10% इज़ फ्रॉम ईस्ट। तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे दिखता है। देन बैलेंस शीट एनालिसिस थोड़ा एक और कस्टमर लेवल पे अगर हम जाके एनालिसिस करें, तो अभी आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। तो नंबर ऑफ लोन अकाउंट्स जो है, तो रफली 80 लाख्स के अबव ही इनके ओवरऑल लोन अकाउंट्स रहे हैं फ्रॉम FY19 से लेकर Q1 तक। अगर हम देखें Q1 FY24 तक, सो करेंटली 83,35,866 लोन अकाउंट्स है। एंड नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर्स उसमें से बढ़ रहे हैं, फ्रॉम 47 लाख से बढ़कर 54 लाख तक जा चुके हैं। सो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर फॉर द कंपनी। देन फ्रेश लोन्स टू इनएक्टिव कस्टमर्स अगर हम बात करें, सो जो कस्टमर्स इनएक्टिव थे बट प्रीवियसली जो जिन्होंने इनसे लोन लिया था, तो वो नंबर भी ओवर द ईयर्स बढ़ा है। एंड परसेंटेज टर्म्स में अगर हम बात करें, सो दिस इज काइंड ऑफ अ रिपीट सेल, मे बी रिपीट लेंडिंग। तो ये नंबर भी फ्लैट रहा है 8% के लेवल्स पे। दिस इज अ डिसेंट नंबर। प्लस लास्ट अगर आप देखोगे, तो फ्रेश लोन्स विथ न्यू कोलैटरल टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, सो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको एडिशनल टॉपअप आप कह सकते हो, तो वो नंबर परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स में है 14% एज ऑफ Q1 FY21। सो हम ये कह सकते हैं कि मे बी एक रिपीट लेवल पे मोर देन 20% का इनका रेशियो रहा है, रिपीट लेंडिंग या रिपीट वही कस्टमर को टॉपअप या वैसे लोन देना। देन फ्रेश लोन्स टू न्यू कस्टमर्स, तो वो नंबर कैसा है, तो अगेन 3 लाख का फ्रेश लोन्स दिया है टू न्यू कस्टमर्स, एंड दिस नंबर इज 7%। सो न्यू कस्टमर एक्विजिशन का भी अच्छा खासा इनका ट्रेंड दिख रहा है। देन अगर हम ब्रांच एडिशंस की अगर हम बात करें, सो ओवर द ईयर्स, बिकॉज ग्रोथ जनरली बैंक्स में आती है अगर वो एक्सपेंशन करे, लाइक इवन HDFC बैंक इज नाउ एक्सपैंडिंग रफली 1500 और 1700 और ब्रांचेस दे आर एक्सपैंडिंग। तो फ्रॉम FY7 से लेकर अगर हम FY13 तक देखें, तो काफ़ी अच्छा एक रोबस्टली एक्सपेंशन हमें दिखा था, फ्रॉम 551 टू 4082 तक के ब्रांचेस। बट आफ्टर दैट मतलब जो ग्रोथ ट्रेंड दिख रहा था वो अभी फ्लैटिश हो गया, लाइक फ्रॉम इन लास्ट 10 years सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ब्रांचेस हैव नॉट बीन एडेड। बट अगर हम ये स्प्लिट रीजन वाइज देखें, लाइक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अगर हम ऐसे रीजन वाइज अगर हम स्प्लिट देखें, तो साउथ के अगर हम ब्रांचेस देखें, तो FY15 में ये नंबर था 2745, वो अभी भी उतना ही है 2799, सो 2700 to 800 के रेंज में ही है वो नंबर। बट बाकी के जो रीजन है, लाइक अगर हम नॉर्थ ले ले, सो नॉर्थ रीजन में 687 ब्रांचेस थे, तो रफली 200 ब्रांचेस इन्होंने ऐड किए, 816 अभी है। देन 606 ब्रांचेस थे इन वेस्ट रीजन, तो वो अभी 806 है, तो यहाँ पे भी 200 ब्रांचेस का एडिशन दिखता है। देन 207 से लेकर 321, तो यहाँ पे भी रफली 100 ब्रांचेस का एडिशन दिखता है। बट ब्रांचेस फ्रॉम FY15 टू Q1 FY24 ज़्यादा दिखती नहीं ना। ये क्यों हुआ है, बिकॉज कुछ ब्रांचेस उन्होंने क्लोज भी किए हैं। वो ब्रांचेस क्लोज की है इन्होंने इन केरला रीजन, 274 ब्रांचेस उन्होंने क्लोज की है। बट इसका लाइक रीजनिंग में भी उन्होंने दिया नहीं है। बट जो हमने मिक्स भी चेंज होता हुआ दिखा, तो वो मिक्स इसी की वजह से भी चेंज हुआ हो सकता है, बिकॉज फ्रॉम 75% ऑफ साउथ मिक्स टू 48% तक वो गया है, तो ये भी एक रीज़न उसका हो सकता है। देन अगर हम गोल्ड ज्वेलरी विच इज़ केप्ट एज सिक्योरिटी उनके पास, तो वो अगर हम देखें, तो वो भी काफ़ी स्टेबल ही है, मतलब लाइक दिस इज़ ग्रोइंग नंबर, बट दिस इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी स्लोअर पेस। देन लोन मेट्रिक्स की अगर हम बात करें, सो गोल्ड लोन अंडर मैनेजमेंट, एवरेज गोल्ड लोन पर ब्रांच अगर हम ये देखें, तो गोल्ड का जो AUM है, तो वो बड़ा है, जो हमने देखा कि रफली 8.9%, 8.8% का कैगर था। बट ये क्यों बड़ा है, इवन आफ्टर FY14, जहाँ से ब्रांचेस नहीं बढ़ी है, इवन एम्प्लॉयज़ भी नहीं बढ़े हैं। अगर हम एम्प्लॉयज़ की भी बात करें, सो एम्प्लॉयज़ फ्रॉम FY12 टू Q1 FY24 स्टेबल ही है, हार्डली 2000 एम्प्लॉयज़ का एडिशन हुआ है इन लास्ट 10 years। एंड इवन ब्रांचेस आप भी देख सकते हो कि फ्रॉम FY8 ब्रांचेस एडिशंस का नंबर FY8 से लेकर FY14 तक डबल डिजिट मतलब ट्रिपल डिजिट ब्रांचेस का एडिशन हो रहा था। इन FY11 पीक हुआ था, 1000 ब्रांचेस उन्होंने ऐड की थी।
देन बट उसके बाद एक काफ़ी स्लोअर ट्रेजेक्टरी दिखी ब्रांच एडिशन में। तो इवन इसके बाद भी जो एवरेज गोल्ड लोन पर ब्रांच है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। सो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो जो भी ग्रोथ इनकी 2015 एंड 2000 मतलब 14 के बाद आई है, तो दैट हैज़ कम फ्रॉम सेम ब्रांच का ग्रोथ, राइट। सेम जो हम रिटेल में बोलते हैं कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है, तो वैसे भी सेम ब्रांच से इनकी ग्रोथ आई है। देन उसके बाद अगर हम नेट इंटरेस्ट मतलब जो एक रेशियो एनालिसिस करें, राइट, रेशियोज अगर हम समझे कैसे रहे हैं बैंक के, सो यील्ड ऑन लोन असेट, तो हमने पहले बात की थी कि 17 to 18% का इनका यील्ड रहता है। तो एज ऑफ FY23 इनका यील्ड है 17.7%, एंड रिसेंटली पोस्ट कोविड वो कम हुआ है। वेर एज जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है दैट इज मतलब दैट इज़ फ्लैट, राइट। फॉर इवन कोविड के टाइम्स में अगर हम FY20 को भी देखें, सो FY20 का 7.5% था, FY23 6.3%, थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। बट जो जिस लेवल पे यील्ड ऑन लोन एसेट्स डिक्लाइन हुआ है उतना डिक्लाइन नहीं हुआ है। अब ये क्यों डिक्लाइन हुआ है, यील्ड ऑन लोन एसेट्स क्यों डिक्लाइन हुआ है? बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम बैंक्स, प्लस इंटरेस्ट रेट्स भी कोविड में डिक्लाइन हुए थे, तो इसी की वजह से भी। सो मेजर रीजन इज कंपटीशन फ्रॉम बैंक्स, एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंडिकेटेड दिस इन देयर कॉन कॉल्स एंड ऑल दैट कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीज ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज NPAs ज़्यादा ना हो इसलिए बैंक्स ने भी गोल्ड लेंडिंग की तरफ ज़्यादा शिफ्ट लिया है। देन उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट स्प्रेड की अगर हम बात करें, सो अगेन जो यील्ड ऑन लोन असेट्स है वो तो सेम ही है, बट जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, इंटरेस्ट एक्सपेंस एज एवरेज बोरोइंग्स, तो वो भी फ्लैटिश ही रहा है। बट जो इंटरेस्ट स्प्रेड है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यील्ड ऑन लोन एसेट्स एंड द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, वो डिक्लाइन हुआ है बिकॉज कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी फ्रॉम बैंक्स, जो इनका कंपटीशन है ये वो इंक्रीज हुए, इसी की वजह से ऑल्सो टू ऑफर, मतलब इन्होंने भी कंपटीशन को एक्सेप्ट किया एंड दे स्टार्टेड ऑफरिंग देयर गोल्ड लेंडिंग, मतलब गोल्ड जो लेंडिंग है एट अ लोअर यील्ड्स उन्होंने ऑफर करना स्टार्ट कर दिया, इसी की वजह से भी वो यील्ड्स डिक्लाइन हुई है। अब हम थोड़ा NPA एनालिसिस करते हैं कि NPA के बेसिस पे क्या दिखता है। नाउ NBFCs में जनरली NPAs आर क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेजेस, लाइक स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। यहाँ पे स्टेज 3 NPAs आर इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे स्टेज 3 एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस लोन एसेट्स अगर हम ये देखें, तो फ्रॉम FY23 लाइक इवन कोविड में FY20 का 2.2% था, बट FY23 अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें 3.8 हो गया है। देन उसके बाद Q1 FY24 में इट इज़ 4.3%, तो ये नंबर बढ़ रहा है। बट इज़ इट मतलब कंसर्निंग है क्या ये? जनरली नॉट, बिकॉज इवन इफ दिस नंबर इज इंक्रीजिंग नाउ, ये डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये अकाउंटिंग करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग नॉर्म्स कि कितने आपके स्टेज 3 एसेट्स है, ये रेगुलेशंस के हिसाब से अकाउंटिंग करना पड़ता है। बट एट द एंड ऑफ द डे द रियल पिक्चर इज इनके पास वो गोल्ड ज्वेलरी का सिक्योरिटी है, एंड दे कैन एनी टाइम गो एंड सेल दैट ज्वेलरी एंड रिकवर देयर गोल्ड लोन एसेट्स। सो एज सच ऑन अ वेरी मतलब इकोनॉमिक लेवल पे अगर हम रियलिस्टिक पिक्चर अगर हम देखें, तो this number is just accounting maybe number, but real picture is like they can anytime sell that jewelry and recover that money, recover those dues जो भी NPAs हुए हैं। So this is the number. Then bad debts की अगर हम बात करें, so as of Q1 FY21 the bad debts number is 0.01%, which is of course very low. अब हम थोड़ा अगर ड्यूपॉन्ट एनालिसिस करें, तो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में हम रिटर्न ऑन इक्विटी को ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये समझे कि इनके ROEs कैसे हैं, तो ओवर द इयर्स FY20 में इनके ROEs थे रफली 26.1%। ये नंबर्स बेसिकली कैलकुलेटेड बेसिस है, 26% के थे, तो वो डिक्लाइन होके FY23 में हो चुके हैं 16.5%। नाउ ये क्यों हुआ है? एक तो लाइक अगेन कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी, प्लस क्या हुआ है कि जो ये कंपनीज मतलब बोरोड कैपिटल पे बिजनेस चला रही थी, नाउ मोर ऑफ अ रिलायंस इज केप्ट ऑन इंटरनल अक्रूवल्स, इंटरनल फंडिंग बेसिकली जो इक्विटीज बेसिस पे। तो इसी की वजह से जो लीवरेज प्ले होता है NBFCs, बैंक्स इज अ लीवरेज प्ले, राइट। they borrow money from others and lend it to others, and internally within that they generate returns. So जो leverage play होता है that number has declined. So आप देख सकते हो from 4.4 as of FY20 वो लेकर वो decline हुआ है to 3.4x as of FY23.
सो इसी की वजह से उनका नंबर भी ROE का नंबर भी डिक्लाइन हुआ। एंड प्लस अगेन इन डेज के अकाउंटिंग नॉर्म्स एंड ऑल दैट, तो इसी वजह से थोड़ा अकाउंटिंग के रिलेटेड थोड़ा डिक्लाइन वहाँ पे दिखता है। देन एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, जिसे लाइक ALM कहा जाता है, तो यहाँ पे जनरली गोल्ड लेंडिंग में क्या होता है कि जो मतलब मुथूट फाइनेंस तो NCDs से पैसे बोरो करता है, कमर्शियल पेपर से बोरो करता है। सो मे बी मैक्सिमम लाइक जो शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर्स होते हैं उनका रीपेमेंट टाइम स्पैन होता है 1 ईयर, लाइक 1 ईयर के बाद उनको रीपे करना है वो मनी। बट यहाँ पे जो गोल्ड लेंडिंग ये करते हैं, तो वहाँ पे लेंडिंग से इनको जो डिसबर्सल जो करते हैं उसके बाद जो रिकवरी होती है, दैट टाइम टेक्स अराउंड मतलब 6 मंथ्स। तो लाइक 6 मंथ्स में 60% ऑफ देयर डिसबर्सल इज रिकवर्ड। दिस इज द रेशियो, राइट। एंड आप ये भी अभी चार्ट भी देख पा रहे होंगे। सो इनका जो कलेक्शन नंबर है, तो दिस इज हाईली लिक्विड पोर्टफोलियो दे हैव। सो कलेक्शन नंबर है वो नॉर्थ ऑफ 60% रहा है फ्रॉम FY15 टू FY22। एंड देन इसी की वजह से क्या होता है कि अगर मुझे पेमेंट मेरा 6 मंथ्स में आ रहा है, वेयर आई हैव टू पे द लाइबिलिटी इन नेक्स्ट अनदर 6 मंथ्स, तो एक मिसमैच नहीं आता यहाँ पे। वेरेज अगर यही केस होता कि मुझे लाइबिलिटी मेरी 6 मंथ्स में पे करनी है, वेरेज मुझे पैसे आने हैं आफ्टर 1 ईयर, तो यहाँ पे एक मिसमैच हो जाता है एंड देन देर इज़ अ डिफ़ॉल्ट, राइट। बट यहाँ पे लोअर ALM का प्रॉब्लम जनरली नहीं दिखता, बिकॉज इट इज़ बैलेंस्ड आउट। नाउ यहाँ पे बिकॉज लोअर ALM की वजह से गुड क्रेडिट रेटिंग इनको मिलता है। वाई? बिकॉज लाइक डिफ़ॉल्ट तो हो नहीं सकता, बिकॉज इनको 6 मंथ्स में कैश आ रहा है, दे हैव टू पे इन 1 ईयर। तो इसी की वजह से बैंक्स भी जो इनको पैसे देती है, लाइक इवन वो भी एक इनको रिलेटिवली चीपर बेसिस पे मिलता है, बिकॉज इट्स होलसेल प्लस अच्छा क्रेडिट रेटिंग है इनका। देन उसके बाद ओवर द इयर्स द कॉस्ट ऑफ फंडिंग रिलेटेड टू, मतलब ये इनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग इट हैज़ डिक्लाइन मार्जिनली, एंड ऑल्सो लोअर कॉस्ट ऑफ फंडिंग दे पास इट ऑन टू द कस्टमर्स। सो इसी दिस इज हाउ दे आर ऑपरेटिंग दिस ओवरऑल बिजनेस। देन अगर हम आप एक अभी टेबल भी देख पा रहे होंगे, एक चार्ट देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि डिसबर्सल्स एंड कलेक्शंस कैसे रहे हैं इनके, कि जितना डिसबर्सल लेट्स से इन Q1 FY24 में इन्होंने 179 बिलियन रुपीज़ का डिसबर्सल किया, एवरेज मंथली डिसबर्सल, तो 160 उसके सामने 165 बिलियन रुपीज़ का तुरंत इनको एवरेज मंथली कलेक्शन भी है। सो देर इज़ अ हाई चर्निंग एंड हाई, मतलब रेशियो काफ़ी ज़्यादा है वो कलेक्शन का एज कम्पेयर टू द इन कंपेरिजन टू द डिसबर्सल। नाउ ये तो हमने बात कर ली कि कैसा बिजनेस रहा है ओवर द ईयर्स एंड कैसा बिजनेस मॉडल है। नाउ कुछ की रिस्क समझ लेते हैं कि कंपनी के साथ क्या हो सकते हैं। तो एक तो है सबसे ज़्यादा कि कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स साउथ अभी भी थोड़ा बहुत दिखता है इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस, दो डिक्लाइन हो रहा है ओवर द ईयर्स, 75 से 48% का मिक्स के बेसिस पे वो है, बट स्टिल एक रिस्क वो है। देन केरला में ब्रांचेस डिक्लाइन हुए हैं ओवर द ईयर्स, तो मे बी एंड ब्रांच एडिशन भी नहीं हुए हैं। सो जो ग्रोथ आ रही है, सो मे बी जो प्रीवियसली एग्रेसिव जो ग्रोथ दिखी थी, सो मे बी आगे वो ना दिखे। देन मेजर फ्लक्चुएशंस इन गोल्ड प्राइजेस जो हमने बात की थी कि 2013 के क्रैश के बाद इम्पैक्ट दिखा था, तो वो भी एक रिस्क होता है। देन अगेन अ मैसिव कंपटीशन फ्रॉम बैंक्स, राइट। हमने देखा है कि कैगर ऑफ बैंक्स इन गोल्ड लेंडिंग इज हायर इन दैट 3 ईयर स्पैन एज कम्पेयर टू मुथूट फाइनेंस। सो ये भी एक है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर वो ROE नंबर अगर लाइक 15% से नीचे जाता है एंड इफ इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द ग्रोथ, राइट, तो वहाँ से मे बी एक डी रेटिंग वैल्यूएशंस में हमें दिख सकता है। दिस इज अ रिस्क, आई एम जस्ट पुटिंग इट अप फ्रंट। देन अगर यहाँ पे क्या होता है कि RBI से अप्रूवल लेना पड़ता है एवरी टाइम इफ़ दे हैव टू ऐड सम ब्रांच नंबर्स। सो वहाँ से भी अगर RBI से अप्रूवल ना मिले, जनरली मे बी दिस मे नॉट हैपन, बट अगर ना मिले, सो दिस इज अगेन अ रिस्क दे हैव। देन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है फॉर FY24 एज सच। तो यहाँ पे मैनेजमेंट हैज़ रिवाइज दर गाइडेंस, मतलब गाइडेंस उन्होंने यही दिया है कि 15% का AUM ग्रोथ they are targeting, they are aiming for FY24, and competitive intensity from banks is reduced with opening up of the economy post COVID. एंड मतलब जैसे ओपनिंग अप हुआ एंड बैंक्स ऑल्सो अगेन अनसिक्योर्ड लेंडिंग एंड रिस्की लेंडिंग की तरफ थोड़ा एक झुकाव हुआ है, तो उसी की वजह से इनको एक अगेन एक फ्री हैंड यहाँ पे मिल गया है, तो वो एक है। देन उसके बाद
दे हैव लॉन्च्ड फ्यू प्रोडक्ट्स, स्मॉल बिजनेस लोन्स है, माइक्रो फाइनेंस लोन्स है, तो लोअर टिकट साइज लोन्स वो भी उन्होंने लॉन्च किए, तो वहाँ से भी ये काफ़ी दे आर एक्सपेक्टिंग एंड दे आर काफ़ी एग्रेसिव ऑन दैट फ्रंट. Then they said they will be adding 150 to 200 branches going forward each year. Now as of Q1 FY24 उन्होंने रफली 3 ब्रांचेस ऐड किए हैं ये Q1 के क्वार्टर में, एंड Q4 FY23 में उन्होंने 67 ब्रांचेस ऐड किए थे. सो ब्रांच एडिशन है, बट 150 जो पहले देखा था हमने कि 1000 ब्रांचेस, ट्रिपल डिजिट ब्रांचेस, तो वो ना होके अभी थोड़ा 150 टू 200 ये लेवल्स पे आ गया है. Then they have planned to expand their home finance network by 26 branches, 26 न्यू ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं. एंड रिसेंटली इन्होंने एक न्यू CEO भी अपॉइंट किया है फॉर देयर होम फाइनेंस डिवीजन, जो हमने बात की थी. एंड दे आर टारगेटिंग 5x ग्रोथ इन दी AUM ऑफ दिस होम फाइनेंस डिवीजन. एंड मोर ओवर दे विल बी एडिंग 600 न्यू मैन पावर इन दिस सेगमेंट. देन उसके बाद जो स्प्रेड रहेगा, इंटरेस्ट स्प्रेड और निम्स आप कह लो जनरली, तो वो दे आर टारगेटिंग एट 10%, मतलब 17 to 18% का एवरेज यील्ड एंड 7 to 9% का कॉस्ट ऑफ बोरिंग, सो रफली 10 to 11% का निम्स दे आर टारगेटिंग. एंड मुथूट कैन पास इट ऑन, मतलब जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग का जो डिक्लाइन आएगा दे विल बी पासिंग इट ऑन टू द कस्टमर्स. देन ओवरऑल उन्होंने क्या किया है कि मैकेंजी जो एक कंसल्टिंग फर्म है उनको अपॉइंट किया है जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कहाँ कहाँ गोल्ड लेंडिंग एंड इवन नॉन गोल्ड लेंडिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है उनको, एंड सो दैट मुथूट कैन गो एंड टारगेट दैट अपॉर्चुनिटी. सो दिस इज़ अ स्टेप फ्रॉम द मैनेजमेंट कि वो जाके उस पॉकेट ऑफ एरिया में जाके एंटर करे एंड वहाँ से ग्रोथ कैप्चर करे, मार्केट शेयर कैप्चर करे. देन उसके बाद दे आर एक्सपेक्टिंग देयर अफोर्डेबल होम फाइनेंस AUM टू रीच 2000 crores बाय FY24, जो करेंटली रफली 1400 crores के रेंज में है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेलस्टार है उसका AUM दे आर एक्सपेक्टिंग टू रीच 8000 to 8500 crores इन FY24, जो करेंटली 6000 के रेंज में होवर कर रहा है. सो दिस वॉज द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट. सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें, सो फोकस इज ऑन लोअर टिकट साइज लोन्स उनका. देन न्यू ब्रांच रोल आउट जो 150 to 200 ब्रांचेस उन्होंने बोले हैं. एंड अगर रिबाउंड ऑफ गोल्ड प्राइजेस होता है, सो दिस दे आर एक्सपेक्टिंग टू दिस मे लीड टू पिकअप इन दी AUM ग्रोथ. एंड इसी की वजह से वो गाइडेंस उन्होंने मेंटेन किया है 15% लोन गाइडेंस ऑन AUM लेवल. सो दिस वॉज इट. आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट दिस वॉज इट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल पे बने रहिए. थैंक यू सो मच.